कल सुबह जब आपकी नींद खुलेगी और आप अपना फोन उठाएंगे तो असल में आप एक ऐसी दुनिया में कदम रखेंगे जिसे आपने नहीं बल्कि किसी और ने आपके लिए डिजाइन किया है। आप शायद इंस्टाग्राम चेक करेंगे जो मेटा का है, फिर आप गूगल पर कुछ सर्च करेंगे जो अल्फाबेट का है। आप नहाने जाएंगे तो शायद आप हिंदुस्तान यूनिलीवर या P&G का साबुन इस्तेमाल करेंगे। आप ऑफिस जाने के लिए अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो पेट्रोल जलेगा उसकी कीमत पूरे देश में लगभग एक समान होगी। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? सरकार कहती है कि 2010 के बाद से तेल की कीमतें डीरेगुलेटेड हैं। कागजों पर यह एक फ्री मार्केट है, यानी रिलायंस अपना रेट तय करने के लिए आजाद है और सरकारी कंपनियां अपना। लेकिन हकीकत में ये सब एक ही सुर में गाते हैं। इसे हम और आप कंपटीशन समझते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में इसे कार्टेल या ओलिगोपोली कहा जाता है। एक ऐसा सिस्टम जहां आपके पास चुनने के लिए 100 विकल्प तो हैं, लेकिन उन सब का मालिक अंत में एक ही दिमाग है। यह कहानी आज की नहीं है। यह कहानी शुरू हुई थी आज से ठीक 150 साल पहले, एक ऐसे आदमी के साथ जिसे दुनिया का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और सबसे नफरत किया जाने वाला इंसान कहा गया, जॉन डी रॉकफेलर। रॉकफेलर सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो एक आर्किटेक्ट था। उसने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। आज आप जिस बैंक से लोन लेते हैं, जिस कंपनी की दवाई खाते हैं या जिस फोन पर मुझे देख रहे हैं, उस कंपनी का मालिक रॉकफेलर का ही चेला है। उन्होंने वही तरीके अपनाए जो रॉकफेलर ने पेंसिल्वेनिया के तेल के कुओं में इजाद किए थे। 2016 याद है, जब पूरा हिंदुस्तान फ्री डेटा की लाइन में लगा था। हमें लगा कि क्रांति आ गई है, लेकिन वो क्रांति नहीं थी। वो रॉकफेलर की प्लेबुक का चैप्टर 4 था। प्राइस वॉर के जरिए कंपटीशन को कब्रिस्तान में दफना देना और फिर अकेले राज करना। रॉकफेलर की दौलत आज के हिसाब से $400 बिलियन से भी ज्यादा थी। अमेरिका की पूरी इकोनॉमी का 2% हिस्सा अकेले इस एक आदमी की मुट्ठी में था। लेकिन रॉकफेलर की असली ताकत उसका पैसा नहीं, उसका सिस्टम था। एक ऐसा सिस्टम जिससे भागना आज नामुमकिन है। आज की इस गहरी पड़ताल में हम उस सिस्टम की परतों को खोलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे रॉकफेलर ने तेल की बूंद बूंद से दुनिया को कंट्रोल किया, कैसे वही सिस्टम भारत में रिलायंस और अडानी जैसे ग्रुप्स ने दोहराया, और सबसे बड़ी बात, कैसे आपकी मेहनत की कमाई और आपकी हर पसंद इस 150 साल पुराने खेल का हिस्सा है। सिस्टम को समझना कोई किताबी शौक नहीं है, यह सर्वाइवल है। चलिए इस जाल के केंद्र तक चलते हैं। लेकिन इस विशाल साम्राज्य की शुरुआत किसी महल में नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क के एक छोटे से गांव में हुई थी, जहां एक ठग बाप और एक धार्मिक मां ने मिलकर दुनिया का सबसे खतरनाक दिमाग तैयार किया। जॉन डेविडसन रॉकफेलर का जन्म 8 जुलाई 1839 को न्यूयॉर्क के एक छोटे से गांव रिचफोर्ड में हुआ था। अगर आप रॉकफेलर के साम्राज्य को समझना चाहते हैं तो आपको उस घर के अंदर झांकना होगा जहां वह बड़ा हुआ। रॉकफेलर का व्यक्तित्व 2 बिल्कुल अलग सिरों का मेल था। उसके पिता विलियम डेविल बिल रॉकफेलर एक कॉन मैन यानी एक ठग थे। वह खुद को हर्बल डॉक्टर कहते थे और गांव-गांव जाकर नकली कैंसर की दवाइयां बेचते थे। वह हफ्तों तक घर से गायब रहते और जब लौटते तो उनकी जेबें रुपयों से भरी होती थीं। डेविल बिल ने एक बार गर्व से कहा था, मैं अपने बेटों को हर मौके पर ठगता हूं, मैं उनके साथ व्यापार करता हूं और उन्हें हर बार लूट लेता हूं ताकि वे दुनिया के लिए तैयार हो सकें। रॉकफेलर ने अपने पिता से सीखी बेरहमी और लोगों को मैनिपुलेट करने की कला। लेकिन दूसरी तरफ थी उसकी मां एलिजा। वह एक कट्टर बैप्टिस्ट क्रिश्चियन थी, सख्त, धार्मिक और मितव्ययी। उसने जॉन को सिखाया कि एक एक पैसा कैसे बचाया जाता है और यह विश्वास दिलाया कि पैसा कमाना भगवान की सेवा करना है। 16 साल की उम्र में रॉकफेलर ने क्लीवलैंड में एक बुककीपर की नौकरी शुरू की। उसे नंबरों से प्यार था। वह अपनी एक छोटी सी डायरी रखता था जिसे वह लेजर ए कहता था।
उसमें वह अपने खर्च किए गए एक एक सेंट का हिसाब लिखता था। वह ऑफिस में सबसे पहले आता और सबसे अंत में जाता। लेकिन फिर आया साल 1859। पेंसिल्वेनिया के टाइटसविले में जमीन से काला सोना यानी तेल निकलने लगा। पूरे अमेरिका में ऑयल रश शुरू हो गया। हजारों लोग अपनी जमा पूंजी लेकर कुएं खोदने के लिए भाग रहे थे। हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता था। रॉकफेलर ने भी यह मंजर देखा, लेकिन उसने वो नहीं देखा जो बाकी सब देख रहे थे। बाकी सब देख रहे थे कि तेल निकालने में पैसा है, लेकिन रॉकफेलर ने देखा कि तेल निकालना एक जुआ है। आज तेल मिला, कल कुआं सूख गया। आज किस्मत चमकी, कल आप सड़क पर आ गए। रॉकफेलर को जुआ पसंद नहीं था, उसे कंट्रोल पसंद था। उसने गौर किया कि तेल चाहे कोई भी निकाले, उसे इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए रिफाइन तो करना ही पड़ेगा। ड्रिलिंग एक लॉटरी थी, लेकिन रिफाइनिंग एक पक्का बिजनेस। 1863 में सिर्फ 24 साल की उम्र में रॉकफेलर ने $4000 लगाकर अपनी पहली रिफाइनरी खोली, जहां कच्चा तेल साफ होकर केरोसिन बनता था। वो तेल जो उस समय दुनिया के घरों में रोशनी करने के काम आता था। यहां रॉकफेलर की वो सनक सामने आई जो आगे चलकर उसका सबसे बड़ा हथियार बनी, एफिशिएंसी, कार्यकुशलता। उस समय की रिफाइनरीज बहुत गंदी और बेतरतीब थीं। तेल बर्बाद होता था, लेकिन रॉकफेलर ने हिसाब लगाया कि अगर वह केरोसिन के 1 गैलन पर सिर्फ 1 सेंट भी बचा ले तो वह साल के लाखों डॉलर कमा सकता है। उसने रिफाइनिंग के दौरान बचने वाले कचरे, नैफ्था और टार को फेंकने के बजाय उन्हें ईंधन और लुब्रिकेंट के तौर पर बेचना शुरू किया। उसने देखा कि तेल को रखने वाले लकड़ी के बैरल्स बहुत महंगे मिलते हैं, तो उसने दूसरों से खरीदने के बजाय खुद के जंगल खरीदे, अपनी लकड़ी काटी और अपने बैरल बनाने लगा। लेकिन रॉकफेलर अभी भी संतुष्ट नहीं था। क्लीवलैंड में उस वक्त 30 और रिफाइनरीज थीं। सब आपस में लड़ रहे थे, कीमतें गिर रही थीं। रॉकफेलर को समझ आ गया कि अगर उसे राजा बनना है तो उसे सिर्फ तेल को साफ नहीं करना, उसे तेल के रास्ते को कंट्रोल करना होगा। यहीं से शुरू हुआ रॉकफेलर का वो काला खेल जिसने उसे लुटेरा बना दिया। उसने रेल रोड्स यानी रेल कंपनियों के साथ गुप्त समझौते करने शुरू किए। वह रेल मालिकों के पास गया और कहा, मैं तुम्हें रोजाना सैकड़ों वैगन तेल दूंगा जो कोई और नहीं दे सकता। बदले में तुम मुझे रिबेट्स दोगे, यानी अगर तुम दूसरों से $1 किराया लेते हो तो मुझसे सिर्फ 70 सेंट लोगे। इतना ही नहीं, उसने एक और खतरनाक शर्त रखी जिसे ड्रॉबैक्स कहा जाता था, यानी रेल कंपनी रॉकफेलर के कॉम्पिटिटर्स से जो किराया वसूलेगी उसका एक हिस्सा रॉकफेलर की जेब में जाएगा। अब खेल को समझो। रॉकफेलर का तेल बाजार में सस्ता पहुंच रहा था और उसके कॉम्पिटिटर्स का तेल महंगा। रॉकफेलर मुनाफा कमा रहा था और उसके प्रतिद्वंद्वी हर बीतते दिन के साथ डूब रहे थे। रॉकफेलर ने अब शिकार करना शुरू किया। वह अपने कॉम्पिटिटर्स के पास जाता और उन्हें एक ही चॉइस देता, अपनी कंपनी मुझे बेच दो या बर्बाद हो जाओ। क्या था वो क्लीवलैंड का कत्लेआम, और कैसे रॉकफेलर ने सिर्फ 3 महीने में पूरी इंडस्ट्री को घुटनों पर ला दिया। साल 1872। इतिहास इसे क्लीवलैंड मैसेकर के नाम से जानता है, लेकिन यहां कोई बंदूकें नहीं चली थीं, न ही खून बहा था। यहां कत्लेआम हुआ था, सपनों का, छोटी कंपनियों का और फ्री मार्केट के उसूलों का। रॉकफेलर की स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी अब एक विशाल अजगर बन चुकी थी। रॉकफेलर ने देखा कि क्लीवलैंड में 26 रिफाइनरीज हैं। ये सब आपस में लड़कर कीमतें गिरा रही थीं। रॉकफेलर को कंपटीशन से नफरत थी। उसके लिए कंपटीशन का मतलब था अक्षमता, इनएफिशिएंसी। रॉकफेलर ने एक एक करके अपने कॉम्पिटिटर्स को अपने ऑफिस बुलाया। वह उन्हें अपनी बही खाता दिखाता और शांत आवाज में कहता, देखो, तुम्हारी कॉस्ट ज्यादा है, मेरी कम। तुम रेल कंपनियों को पूरा किराया देते हो, मैं आधा देता हूं। तुम हार चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। अपनी कंपनी मुझे बेच दो, बदले में स्टैंडर्ड ऑन ऑयल के शेयर्स ले लो या कैश ले लो, और अगर नहीं माने तो मैं तुम्हें मार्केट से मिटा दूंगा। यह कोई ऑफर नहीं था, यह एक अल्टीमेटम था। जो लोग नहीं माने, रॉकफेलर ने उनके खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ दिया।
वह उनके इलाके में केरोसिन की कीमत इतनी गिरा देता कि वह उसकी कॉस्ट से भी नीचे चली जाती। रॉकफेलर नुकसान सह सकता था क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन छोटे रिफाइनर्स नहीं। नतीजा, सिर्फ 3 महीने के अंदर क्लीवलैंड की 26 में से 25 रिफाइनरीज रॉकफेलर के पैरों में थीं। वह 4% मार्केट शेयर से सीधा 25% पर पहुंच गया। यहीं पर रॉकफेलर ने दुनिया को वो शब्द दिया जिसने मॉडर्न बिजनेस को बदल दिया, वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसे आज की भाषा में समझो। रॉकफेलर ने सिर्फ तेल साफ नहीं किया, उसने तेल के बिजनेस से जुड़ी हर चीज पर कब्जा कर लिया। उसने अपनी पाइपलाइन बिछाई ताकि उसे रेल कंपनियों पर निर्भर न रहना पड़े। उसने अपनी फैक्ट्री बनाई जहां तेल के बैरल बनते थे। उसने अपने गोदाम बनाए जहां तेल जमा किया जाता था। यहां तक कि केरोसिन बेचने वाले सेल्समैन भी उसके अपने थे। जब आप सप्लाई चेन के हर कदम पर खुद मालिक होते हैं तो बीच का सारा प्रॉफिट आपकी जेब में आता है। आज अमेज़न यही करता है। वो सिर्फ सामान नहीं बेचता, उसके पास अपने ट्रक्स हैं, अपने जहाज हैं, अपना वेयर हाउस है और अपना अमेज़न बेसिक्स ब्रांड है। यह रॉकफेलर की ही प्लेबुक है। 1870 का दशक खत्म होते होते रॉकफेलर अमेरिका के 90% तेल का मालिक बन चुका था। यानी अगर अमेरिका में कहीं भी कोई दिया जलता था तो उसका मुनाफा रॉकफेलर की जेब में जाता था। लेकिन इतनी बड़ी ताकत के साथ आई नफरत। जनता उसे लुटेरा कहने लगी। अखबारों में उसे एक राक्षस की तरह दिखाया जाने लगा। सरकार की नजरें उस पर टिक गईं। रॉकफेलर को समझ आ गया कि अब उसे कानून से बचने के लिए कुछ जादुई करना होगा। रॉकफेलर ने कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक ऐसी स्ट्रक्चर तैयार की जिसने होल्डिंग कंपनियों को जन्म दिया। और यही वो मोड़ है जहां रॉकफेलर की कहानी भारत के सबसे बड़े बिजनेस घराने रिलायंस से जुड़ती है। 1880 के दशक तक रॉकफेलर एक ऐसी समस्या में फंस चुका था जिसे सफलता का श्राप कहते हैं। वह इतना बड़ा हो चुका था कि अब वह कानून की नजरों से छिप नहीं सकता था। उस समय अमेरिका में नियम था कि एक राज्य की कंपनी दूसरे राज्य की कंपनी को सीधे तौर पर नहीं खरीद सकती थी। रॉकफेलर का साम्राज्य पूरे अमेरिका में फैला था, लेकिन कागजों पर वह अवैध दिखने लगा था। तब रॉकफेलर के वकीलों ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने जन्म दिया द स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट को। रॉकफेलर ने अपनी सारी 40 से ज्यादा कंपनियों के शेयर्स को 9 ट्रस्टीज के हवाले कर दिया, जिनमें मुख्य खुद रॉकफेलर था। बाहर से देखने पर लगता था कि दर्जनों अलग अलग कंपनियां हैं, लेकिन अंदर से रिमोट कंट्रोल सिर्फ एक आदमी के हाथ में था। यही वह स्ट्रक्चर है जिसने आज की होल्डिंग कंपनियों को जन्म दिया। आज आप अल्फाबेट को देखते हैं जो गूगल, यूट्यूब और वेमो की मालिक है। आप मेटा को देखते हैं। ये सब रॉकफेलर की उसी पुरानी ट्रस्ट वाली चाल की मॉडर्न कॉपियां हैं। लेकिन रॉकफेलर का यह ब्लूप्रिंट सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। 7 समंदर पार भारत में एक और शख्स था जो इसी प्लेबुक को अक्षर अक्षर पढ़ रहा था, धीरूभाई अंबानी। 1958 में यमन के अदन शहर में एक गैस स्टेशन पर पेट्रोल भरने वाला लड़का जब भारत लौटा तो उसके पास जेब में सिर्फ 500 रुपये थे, लेकिन दिमाग में रॉकफेलर वाला विजन था। धीरूभाई ने शुरुआत की मसालों और धागे के व्यापार से, लेकिन जल्द ही उन्होंने रॉकफेलर का सबसे बड़ा सबक अपनाया, वर्टिकल इंटीग्रेशन। उन्होंने देखा कि वे पॉलिएस्टर बेच रहे हैं, लेकिन मुनाफा वो कमा रहे हैं जो धागा बना रहे हैं। तो उन्होंने खुद की टेक्सटाइल मिल लगा ली। फिर उन्होंने देखा कि धागा बनाने के लिए जो केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स चाहिए, उसमें असली पैसा है। तो उन्होंने पाताल गंगा में अपना केमिकल प्लांट लगा लिया। खेल यहीं नहीं रुका। धीरूभाई ने और पीछे मुड़कर देखा। केमिकल बनाने के लिए क्या चाहिए? तेल, पेट्रोलियम। तो उन्होंने जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी खड़ी कर दी और अंत में उन्होंने समुद्र की गहराई से तेल और गैस निकालना शुरू किया। रॉकफेलर ने तेल निकालने से लेकर लैंप जलाने तक का सफर कंट्रोल किया था। धीरूभाई ने भी वही किया, तेल के कुएं से लेकर आपकी शर्ट के धागे तक। दोनों का मंत्र एक ही था,
किसी और को मुनाफा मत कमाने दो, सप्लाई चेन की हर कड़ी पर खुद बैठ जाओ। और जब धीरू भाई की इस विरासत को मुकेश अंबानी ने संभाला तो उन्होंने रॉकफेलर की प्लेबुक का सबसे घातक चैप्टर खोला। चैप्टर 5, कंपटीशन का कत्लेआम। 2016 में जियो का आना बिल्कुल वैसा ही था जैसे 1872 में रॉकफेलर का क्लीवलैंड में कीमतों को गिराना। रॉकफेलर ने केरोसिन इतना सस्ता कर दिया था कि कॉम्पिटिटर्स बर्बाद हो गए। मुकेश अंबानी ने डेटा और कॉल्स फ्री कर दिए। देखते ही देखते दर्जनों कंपनियां खत्म हो गईं या मर्ज हो गईं। आज आप जिस सिम कार्ड से ये वीडियो देख रहे हैं वो इसी आर्थिक युद्ध का नतीजा है। रॉकफेलर ने अमेरिका की सड़कों पर रोशनी फैलाई थी, अंबानी ने भारत के हाथों में इंटरनेट पहुंचाया। दोनों ने दुनिया बदली, लेकिन दोनों का तरीका एक ही था, एक ऐसी मोनोपोली खड़ी करना जिसे कोई हिला ना सके। लेकिन इतनी बड़ी ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती। रॉकफेलर का साम्राज्य जब अपने शिखर पर था तभी एक औरत ने उसकी जड़ों में तेजाब डालना शुरू किया। अमेरिका का सबसे नफरत किया जाने वाला आदमी अब अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाला था। रॉकफेलर ने दुनिया के सबसे ताकतवर मर्दों को घुटनों पर ला दिया था। उसने रेल रोड्स को खरीदा, सरकारों को इन्फ्लुएंस किया और कानून को अपनी जेब में रखा। उसे लगा था कि उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी मोनोपोली की मौत एक तेल के कुएं में नहीं बल्कि एक कलम की स्याही में लिखी जाएगी। इडा टारबेल, एक जिद्दी पत्रकार। रॉकफेलर ने सालों पहले इडा के पिता के बिजनेस को उसी बेरहमी से कुचला था जैसे उसने बाकी सबको कुचला था। इडा ने इसे भुलाया नहीं था। उसने तय किया कि वो रॉकफेलर के उस अदृश्य साम्राज्य के पर्दे फाड़ देगी। इडा ने 2 साल तक जासूसों की तरह रॉकफेलर की फाइलों, कोर्ट के रिकॉर्ड्स और उन पूर्व कर्मचारियों से बात की जिन्हें रॉकफेलर ने बर्बाद किया था। 1902 में उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करना शुरू किया। उसने दुनिया को बताया कि रॉकफेलर की अमीरी के पीछे कोई दैवीय आशीर्वाद नहीं बल्कि साजिश, जासूसी और डराने धमकाने का गंदा खेल है। उसने बताया कि कैसे रॉकफेलर रेल कंपनियों के साथ मिलकर छोटे व्यापारियों का गला घोंटता है। पूरा अमेरिका सन्न रह गया। रॉकफेलर, जो खुद को एक नेक इंसान और चर्च जाने वाला भक्त दिखाता था, रातों रात दुनिया की नजरों में एक जहरीला सांप बन गया। लोग सड़कों पर उतर आए। रॉकफेलर को लुटेरा, रॉबर बैरन पुकारा जाने लगा। दबाव इतना बढ़ गया कि अमेरिकी सरकार को दखल देना पड़ा। सालों तक कानूनी लड़ाई चली। रॉकफेलर कोर्ट में पेश हुआ, लेकिन उसने हर सवाल का जवाब बड़े शातिर तरीके से दिया। मुझे याद नहीं या मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन सच छिप नहीं सकता था। 15 मई 1911 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने कॉरपोरेट जगत को हिला दिया। कोर्ट ने कहा, स्टैंडर्ड ऑयल एक गैर कानूनी मोनोपोली है, इसे 6 महीने के अंदर तोड़ना होगा। रॉकफेलर के साम्राज्य के 34 टुकड़े कर दिए गए। दुनिया को लगा रॉकफेलर हार गया, उसका घमंड टूट गया। लेकिन यहां रॉकफेलर ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा बिजनेस मास्टर स्ट्रोक खेला। जब कंपनी के 34 टुकड़े हुए तो रॉकफेलर को उन सभी 34 कंपनियों के शेयर्स मिले। कुछ ही समय में इन अलग अलग कंपनियों की वैल्यू अकेले स्टैंडर्ड ऑयल से कहीं ज्यादा हो गई। नतीजा, कंपनी टूटने के बाद रॉकफेलर की निजी संपत्ति रातों रात दोगुनी हो गई। वह दुनिया का पहला आधिकारिक बिलियनियर बन गया। लेकिन रॉकफेलर को समझ आ गया था कि पैसा सब कुछ नहीं है। अगर उसे अपनी लेगेसी बचानी है तो उसे अपनी रेपुटेशन, छवि बदलनी होगी। यहीं से शुरू हुआ रॉकफेलर का दूसरा अवतार, द फिलैंथ्रोपिस्ट, दानवीर। उसने रॉकफेलर फाउंडेशन बनाया, करोड़ों डॉलर शिक्षा और मेडिकल रिसर्च में दान दिए। उसने पब्लिसिटी एक्सपर्ट्स को काम पर रखा ताकि वे दुनिया को बता सकें कि रॉकफेलर एक बुरा आदमी नहीं बल्कि एक मसीहा है। आज जब आप बड़े अरबपतियों को अपनी दौलत दान करते हुए देखते हैं तो याद रखिएगा, यह भी रॉकफेलर की ही प्लेबुक का हिस्सा है। अपनी इमेज को मोनोपोली के दाग से धोने का सबसे अच्छा तरीका है समाज सेवा। रॉकफेलर 1937 में मर गया, लेकिन क्या सच में उसका सिस्टम खत्म हो गया?
या फिर आज 100 साल बाद भी आप उसी के बनाए पिंजरे में कैद हैं? अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे 21वीं सदी की बड़ी कंपनियां आज भी रॉकफेलर का ही भूत हैं। 1911 में दुनिया को लगा कि रॉकफेलर का अंत हो गया। कानून ने उसके साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, लेकिन रॉकफेलर जानता था कि अगर आप एक बड़े पेड़ को काट भी दें तो उसकी जड़ें जमीन के अंदर फैलती रहती हैं। आज 114 साल बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रॉकफेलर मरा नहीं है। वह आपके स्मार्टफोन में है, वह आपकी दवाइयों में है और वह आपके बैंक अकाउंट में है। रॉकफेलर का असली आविष्कार तेल नहीं था, उसका असली आविष्कार था एक ऐसा सिस्टम जिससे बचना नामुमकिन है। आज के रॉकफेलर को पहचानिए। अमेज़न को देखिए। रॉकफेलर ने तेल के रास्ते, रेल रोड्स कंट्रोल किए थे। जेफ बेजोस ने इंटरनेट के रास्ते, मार्केट प्लेस और क्लाउड कंट्रोल किए हैं। जब आप अमेज़न पर कुछ खरीदते हैं तो अमेज़न सिर्फ एक दुकानदार नहीं है, वह शिपिंग कंपनी भी है, वह वेयर हाउस का मालिक भी है और वह अमेज़न बेसिक्स के जरिए सामान बनाने वाला भी है। यह रॉकफेलर का वही पुराना वर्टिकल इंटीग्रेशन है और अगर कोई छोटा कॉम्पिटिटर अमेज़न से आगे निकलने की कोशिश करता है तो अमेज़न उसे या तो खरीद लेता है या उसे प्राइस वॉर में खत्म कर देता है। बिग फार्मा, दवा कंपनियों को देखिए। रॉकफेलर फाउंडेशन ने 20वीं सदी की शुरुआत में मेडिकल एजुकेशन में भारी निवेश किया था। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां दवाइयों, पिल्स पर आधारित इलाज को ही असली विज्ञान माना गया और प्राकृतिक इलाजों को हाशिए पर धकेल दिया गया। क्यों? क्योंकि आप जड़ी बूटियों को पेटेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप लैब में बनी केमिकल दवाइयों को पेटेंट कर सकते हैं। आज दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनियां रॉकफेलर की उसी प्लेबुक पर चलती हैं। रेगुलेटेड मोनोपोली। वे नियम बनाने वाली संस्थाओं जैसे FDA को फंड करती हैं ताकि नियम उन्हीं के फायदे के हिसाब से बने। इसे कहते हैं रेगुलेटरी कैप्चर, यानी जो पुलिस वाला रेगुलेटर आपको रोकने के लिए है उसे ही अपना पार्टनर बना लेना। और फिर आता है गूगल। रॉकफेलर के पास 90% तेल था। गूगल के पास आज 92% सर्च मार्केट है। जब आप कुछ सर्च करते हैं तो आपको वही दिखता है जो गूगल का एल्गोरिदम आपको दिखाना चाहता है। रॉकफेलर ने रोशनी, केरोसिन बेची थी। गूगल आपकी अटेंशन बेचता है। लेकिन आज के रॉकफेलर पुराने रॉकफेलर से कहीं ज्यादा शातिर हैं। पुराना रॉकफेलर आपसे पैसे लेता था, आज के रॉकफेलर आपसे आपका डेटा लेते हैं। आपको लगता है कि गूगल और फेसबुक फ्री है। नहीं, आप ग्राहक नहीं हैं, आप प्रोडक्ट हैं। आपकी हर पसंद, हर नफरत और हर डर को डेटा में बदलकर विज्ञापनों के जरिए बेचा जा रहा है। भारत में भी यही खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। चाहे वो पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, बिजली हो या डेटा हो, सब कुछ चुनिंदा हाथों में सिमटता जा रहा है। रॉकफेलर ने सिखाया था कि अगर आप बुनियादी ढांचा कंट्रोल करते हैं तो आप पूरे देश की धड़कन कंट्रोल करते हैं। आज जब आप देखते हैं कि एक ही ग्रुप एयरपोर्ट भी चला रहा है, गैस भी बेच रहा है और इंटरनेट भी दे रहा है, तो समझ जाइए कि स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट का 2025 वर्जन आपके सामने खड़ा है। तो अब सवाल उठता है, क्या हम इस जाल से कभी बाहर निकल सकते हैं या हम हमेशा के लिए रॉकफेलर के बनाए इस कॉरपोरेट पिंजरे के कैदी रहेंगे? आखिरी भाग में हम उस कड़वे सच का सामना करेंगे जो कोई बड़ी कंपनी आपको नहीं बताएगी और हम जानेंगे कि इस सिस्टम के अंदर रहते हुए आप अपनी ताकत वापस कैसे पा सकते हैं। तो अब हम यहां खड़े हैं 150 साल बाद। रॉकफेलर का शरीर मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसका दिमाग आज भी दुनिया के सबसे ऊंचे ऑफिसों में धड़क रहा है। हमने देखा कि कैसे तेल के कुओं से निकला एक तरीका आज आपके फोन और आपकी थाली तक पहुंच गया है। अब कड़वा सच सुनिए, आप इस सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते। आप पेट्रोल खरीदना बंद नहीं कर सकते, आप इंटरनेट के बिना नहीं जी सकते और आप बड़ी फार्मा कंपनियों से पूरी तरह पीछा नहीं छुड़ा सकते। रॉकफेलर ने जाल इतना बुना ही इतना पक्का था कि इससे भागने का हर रास्ता वापस उसी की कंपनियों पर जाकर खुलता है। लेकिन सिस्टम से भागना नामुमकिन है, पर सिस्टम को हराना मुमकिन है।
रॉकफेलर ने खुद एक बात कही थी, मैं कंपटीशन के बजाय कोऑपरेशन पसंद करता हूं। यानी वह चाहता था कि आप उसके साथ मिलें, न कि उससे लड़ें। तो आपकी आजादी का रास्ता क्या है? वह रास्ता है कंज्यूमर बनने के बजाय ओनर बनना। रॉकफेलर और आज के रॉकफेलर्स आपसे पैसा इसलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ उनके ग्राहक हैं। लेकिन जब आप उन कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं जो मार्केट को डोमिनेट करती हैं, तो आप उसी वेल्थ एक्सट्रैक्शन मशीन का हिस्सा बन जाते हैं। जब वे पेट्रोल महंगा करते हैं, जब वे डेटा का रेट बढ़ाते हैं, तो आपका निवेश भी बढ़ता है। अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को अपना हथियार बनाइए। उस खेल को समझिए जो एक 150 साल पहले शुरू हुआ था। रॉकफेलर ने दुनिया को एक पिंजरे में डाला, लेकिन उसने चाबी भी वहीं छोड़ दी, और वह चाबी है सिस्टम की समझ। रॉकफेलर ने इतिहास को अपनी मर्जी से मोड़ा था। उसने दिखाया कि एक अकेला इंसान अगर चाहे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी का नक्शा बदल सकता है। आज आपके पास उससे कहीं ज्यादा जानकारी है जो उस वक्त रॉकफेलर के पास थी। दुनिया को वैसे मत देखिए जैसा आपको दिखाया जा रहा है, उसे वैसे देखिए जैसे वो असल में है, एक शतरंज की बिसात जहां मोहरे वो हैं जिन्हें खेल के नियम नहीं पता। यह कहानी सिर्फ तेल और पैसों की नहीं थी, यह कहानी थी ताकत की, और ताकत हमेशा उसके पास रहती है जो इंफॉर्मेशन को एक्शन में बदलना जानता है। अगर आज आपको इस 150 साल पुराने खेल की सच्चाई समझ आई है, अगर आपको लगा कि आज आपने दुनिया को एक नए नजरिए से देखा है, तो इस सफर में मेरे साथी बनिए। ऐसी और भी कई परतें हैं जिन्हें खोलना अभी बाकी है। बैंकिंग का काला सच, सरकारों का गुप्त खेल, और वो ताकतें जो पर्दे के पीछे से आपकी जिंदगी कंट्रोल कर रही हैं। इन रहस्यों को जानने के लिए और खुद को एक जागरूक खिलाड़ी बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि याद रखिए, इस सिस्टम को समझना कोई ऑप्शन नहीं है, यह आपका सर्वाइवल है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और सच के साथ। तब तक के लिए जागते रहिए, सीखते रहिए और खुद का सिस्टम बनाइए।